हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट चल रहा है। उसमें हमने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लिया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियोज का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज हमारी वीडियो जो रहेगी उसमें चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट है, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है, वो मुझे कंप्लीट करनी है। बाकी इससे पहले की चीजों को आप देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए होती, क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं उसमें डायरेक्ट एक दो सवाल डायरेक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या आता है। पूरी साइकिल आपको इसकी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। हाँ, ये पूछा जाता है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहाँ चलता है और इससे हमें कितने एटीपी मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। या फिर एचएमपी शंट करके इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एचएमपी शंट की फुल फॉर्म बताइए। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये आपको एक अल्टरनेटिव पाथवे है। जैसे कि आपने पीछे क्रेब्स साइकिल और ये सब पढ़ा है, तो जिसमें कि आपको जो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एक और अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे है, जिसमें कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन होता है और आपको एक रिड्यूस प्रोडक्ट की तरह NADPH2 या NADH2 का प्राप्ति होती है। मतलब NADH2 आपको मिलता है और फाइनली फिर आप उस NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल करके ATP प्राप्त करते हो। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इट bypass द ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल। तो यार यहाँ जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ना तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ना जो है वो लिंक रिएक्शन में जाएगा, ना वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। डायरेक्टली जो है वो ETS को ज्वाइन करेगा थ्रू NADH, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, उसके लिए एक साइकिल है यहाँ, दैट इज कॉल्ड एज द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। It is aerobic pathway and operated in cytoplasm of both prokaryotic and eukaryotic cell। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि ये दोनों में चलता है या फिर एक में चलता है। तो आप ये लर्न कर लेना कि बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में चलता है। इन HMP शंट आउट ऑफ 6 मोल ऑफ ग्लूकोज में से 1 मोल जो है वो ग्लूकोज का काम में लाया जाता है, बाकी 5 जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं। और जो 1 मोल ग्लूकोज का काम में लाया जाता है इस साइकिल के थ्रू, उससे आपको 12 NADPH प्राप्त होते हैं। ये एक क्वेश्चन यहां से आपके सामान्य एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपको कितने NADPH2 प्राप्त होते हैं। तो 12 NADPH2 प्राप्त होंगे, 6 CO2 प्राप्त होंगी और 6 वाटर जो है वो आपको प्राप्त होंगे। फिर लिखा है 12 NADPH2 थ्रू ETS 36 ATP बनाएंगे। आपको पता है एक NADH2 जो है आपका 3 ATP का फॉर्मेशन करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमें यहाँ 36 ATP प्राप्त होंगे। बट 1 ATP लूजेस इन अर्ली फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, इसमें होती है एक, उसमें एक ATP खत्म हो जाता है। तो आपको टोटल जो गेन होता है वो 35 ATP का होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो कि बिल्कुल एग्जाम से पूछा जाता ही है। ये बनता ये सवाल कि HMP शंट से ऑक्सीडेशन के बाद आपको कितने ATP प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखोगे 35 ATP, 35 ATP का आपको लाभ हुआ होता है। फिर है एग्जाम्पल, 60% ऑफ टोटल रेस्पिरेशन इसके द्वारा होता है लीवर सेल में और एडिनल कॉर्टेक्स में, एडिपोज टिश्यूज में और लैक्टिंग मैग्मेरी ग्लैंड जो होते हैं वहां पर। तो यार ये एग्जांपल्स भी आपको जरूर लर्न करने हैं, कहाँ कहाँ ये चलता है। लीवर सेल में, एडिनल कॉर्टेक्स में, एडिपोज टिश्यू में, लैक्टेटिंग मैमेरी ग्लैंड में आपका HMP शंट यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक टॉपिक छोटा सा है, यहां से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है। पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनिबिटर्स क्या हैं। तो व्हाट आर द इनिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर 3-4 लिखे हैं। एक है पोटेशियम साइनाइड, एंटीमाइसिन ए, रोटेनोन और एक DNP आपका जो होता है वो। ये 4 चीजें मैंने यहाँ बताई हैं जो कि इनिबिटर की तरह काम करती हैं। इसको आप कोशिश करना, लर्न करना। ये सवाल पूछा जाएगा इस तरह से कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो कहाँ इनिबिट करता है। तो आप बताओगे कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम A3 और आपका जो O2 है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। नेक्स्ट है आपका एंटीमाइसिन ए कहाँ इनिबिट करता है। जो कॉम्प्लेक्स आपका थर्ड होता है, जो साइटोक्रोम B और C1 है कॉम्प्लेक्स थर्ड में,
तो वहां पर आपका साइटोक्रोम B C1 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देगा कौन, एंटीमाइसिन ए। एंड नेक्स्ट इज द रोटेनोन। रोटेनोन आपका यूबिक्विनोन के बीच में जो क्विनोन साइकिल है जहां पर, वहां पर आपका NADH से यूबिक्विनोन के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकेगा। तो यार ये जरूर सवाल पूछे जाते हैं भाई, ये रट लेना, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनोल कहाँ अटैक करता है, तो ADP से ATP नहीं बनने देता। ये वाला पॉइंट आप जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये 4 सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि हमें किस में कितना क्या क्या, किस पॉइंट, किस जगह पर क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला है। इसके बहुत ज्यादा जो एग्जाम्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पॉइंट पर आपको क्या मिलता है। यहाँ लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2, 10H2 इसमें लगते हैं टोटल, और आपको 6 CO2 मिलती हैं और 16 H2 निकलते हैं, या फिर 38 या फिर 36 ATP बनते हैं, वो आपको पता है। अगर आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, तो वहां 38 ATP, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट चलता है, शटल चलता है, तो 36 ATP प्राप्त होते हैं। यहाँ है नेक्स्ट ऑक्सीजन यूज, एंड 1 NADH2 रिक्वायर हाफ O2, सो 10 NADH2 से आपको 10 NADH, देखो एक NADH2 आपका हाफ O2 रिक्वायर करता है, क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है, तो 10 NADH2 जो टोटल आपके बने हैं मिला जुला करके, वहां आपके 5 ऑक्सीजन टोटल लगते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट है एक FADH2 भी हाफ O2 लेता है, तो 2 FADH2 1 O2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टोटल O2 रिक्वायर्ड 6, ये टोटल O2 कितना रिक्वायर्ड हुए, 6 O2 रिक्वायर्ड हुए। तो एक तो सवाल ये आता है कि भाई कितने ऑक्सीजन जो है वो यूज हुए, तो आप ध्यान रखोगे टोटल जो है वो आपके 6 ऑक्सीजन जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर यूज, 2H2O यूज्ड इन द 5th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन फॉर्म ऑफ H3PO4 एंड 2,8 वाटर इन क्रैब साइकिल, टोटल वाटर यूज जो है वो 10 होगा। तो यहां से एक सवाल ये आ जाता है कि टोटल वाटर का यूज कितना होता है, तो वो 10 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 रिलीज, तो आपको पता है क्रैब साइकिल में आपका 3 बार CO2 निकलती है, एक बार में तो 2 बार चलेगा, तो जो टोटल ग्लूकोज के 6 कार्बन है, 6 के 6 जो है वो क्रैब साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिलीज, 1 NADH2 पर 1 वाटर रिलीज है, तो इस प्रकार 10 NADH2 है तो 10 वाटर रिलीज है। 1 FADH2 पर 1 वाटर रिलीज है, तो 2 पे फिर आपके 2 वाटर रिलीज हो गए। 2H2 रिलीज इन ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको पता है जो आपका पैप वाली जो रिएक्शन है वहां पर, फोस्फोइनोल पायरुवेट वाली, वहां पर निकलता है वाटर। 2 निकलेंगे आपके ग्लाइकोलाइसिस में, 2 क्रैब साइकिल में, टोटल जो है वो आपके 16 वाटर रिलीज होते हैं। तो ये इस तरह के सवाल भी हैं, पर मतलब मुझे लगता है बना सकता है कोई, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, मे बी क्रिएट हो जाए ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई, ठीक है। तो यार ये यहां पर आज जो है हमने अभी बैलेंस शीट देखी, अब हम देखेंगे कितने ATP बने हैं, कैसे कैसे किस किस चीज से कितने ATP बन सकते हैं। बहुत ज्यादा सवाल आता है पेपर में, बहुत पूछा आता है किस से कितने ATP प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लर्न कर लेना। तो देखो यार, अगर हम एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, वो भी एरोबिकली, एरोबिक प्रोसेस से आप अगर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको यूकैरियोट्स में 36 ATP लिखा है, क्योंकि हमने 38 तो तब पता ही आपको कब, जब आपका वो चलता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, सॉरी मैलेट एस्पार्टेट शटल, तो वो हर जगह नहीं चलता है। नॉर्मल केस में आपसे 36 मान लो, बैक्टीरिया केस में अगर एरोबिक प्रोसेस है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपको 38 ATP प्राप्त होंगे। 1 मोल अगर फ्रक्टोज का है तो वही रहेगा जो ग्लूकोज का है, सेम टू सेम। सुक्रोज है तो आपको पता है दुगना हो जाएगा, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज सुक्रोज होता है, तो 72 या 76 ATP हो जाएगा। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर आप शुरू करोगे, तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए 1 ATP का खर्चा होता है, तो हम 38 - 1 कर लेंगे, तो हम 37 ATP मान लेते हैं, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया में जाओगे तो आप 39 ATP मान लोगे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगर शुरू करोगे तो वो भी सेम है, 37 ATP और 39 ATP, ठीक है। और अगर आप यहां, ये वाला सवाल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आप ध्यान रखोगे आपको 38 ATP प्राप्त होंगे भाई, क्योंकि 40 या फिर 40 बैक्टीरिया केस में, क्योंकि जो 2 का खर्चा हुआ होता है वो खर्चा काट के बता रहे होते हैं, ठीक है।
खर्चा नहीं लगेगा, ये वाली बात ध्यान रखना। मतलब अगर आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनसे शुरू करते हो तो खर्चा नहीं लगेगा ना, जो ऊपर खर्चा होता है वो खर्चा काट लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पायरुविक एसिड से शुरू करते हो तो 15 एटीपी मिलते हैं एक पायरुविक एसिड से, 2 से 30 मिल जाएंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी मिलते हैं, वो ऐसे ही 2 से 24 मिल जाएंगे। एक पामिटिक एसिड से 33 एटीपी मिलते हैं। इस तरह ही आपको अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे पामिटिक एसिड का तो आपको 129 मिलेंगे। अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेंगे 33। तो ये थोड़ा सा सवाल है इंपॉर्टेंट। अगर आप एक पामिटिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो 129 एटीपी, अदरवाइज आपको 33 एटीपी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यार ये जरूर लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, मतलब ये पूछी जाती है पेपर में, इसके बिना पेपर नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भैया 2 केस है यहां पर, आपको पता है 2 केसेस, यानी एक तो आपको फर्मेंटेशन यानी इथेनॉल जब बनता है वो पढ़ाया जाता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है वो पढ़ाया जाता है, और भी तरह के फर्मेंटेशन आपके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बात ये है कि इसमें आपका ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है और ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, उस पायरुविक एसिड को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं जाएगा, क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो तब जाएगा जब ना ऑक्सीजन होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं घुसेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ना घुस के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जा करके वहीं सेल के साइटोप्लाज्म में ही रिड्यूस हो जाता है, या फिर सेल का जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH2 है वो इसको रिड्यूस करने के काम आएगा, या फिर ये एसिड बनाएगा, डिपेंड करता है कहाँ हो रहा है, या फिर ये एल्कोहल बना लेता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो प्रोडक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, O2 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन नहीं है, एक तो ध्यान रखना O2 नहीं होती, लेस एनर्जेटिक होती है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से जो एटीपी मिल गया, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। नेक्स्ट है 2 तरह का बताया, इथाइल एल्कोहल टाइप और लैक्टिक एसिड टाइप। तो अगर आप इथाइल एल्कोहल टाइप देखोगे तो आपका जो पायरुविक एसिड है वो आपका डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई, इसको ध्यान रखना, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से एसिटाल्डिहाइड बनाता है। एसिटाल्डिहाइड आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ये ध्यान रखना CO2 जो रिलीज होती है वो पहले स्टेप पर ही हो जाती है। ये क्वेश्चन एक पेपर में था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान CO2 कब रिलीज होती है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान CO2 पहले स्टेप पर ही रिलीज हो जाती है। उसके बाद जो एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो आपका रिड्यूस होकर के NADH2 की मदद से और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको जिंक एक को फैक्टर की तरह चाहिए होता है, ये एक सवाल है बढ़िया, इसको याद करना, जिंक की मदद से, ठीक है, Zn+2 में भी, तो जिंक की मदद से ये जो है कोफैक्टर की मदद से यहाँ एसिटाल्डिहाइड का जो है और वो कर देता है रिडक्शन, और जिससे कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 2 स्टेप में होती है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पहले स्टेप पर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो जिंक चाहिए होता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो वो आपका फाइनली इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगर ये ईस्ट में होता है तो आप इसे फर्मेंटेशन के नाम से पुकारते हो, ये वाली बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो पायरुविक एसिड आपका जो आपका बना है ग्लाइकोलाइसिस से, आपकी जो मसल्स होती है वहां पर एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पर वो रिड्यूस होकर के लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, अच्छा इसको भी मैं बता दूं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को भी जिंक चाहिए होता है, ठीक है, ये वाला सवाल ध्यान रखना, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आपकी मसल्स में से लैक्टिक एसिड फिर आपके लीवर को जाता है, लीवर वापस इसे ग्लाइकोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये 2 केस हैं, इन दोनों केस को आप याद करना। इसमें से ये वाला सवाल आ जाता है बहुत ज्यादा कि लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को जिंक चाहिए होता है, काफी पूछते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट के कुछ सवाल हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये रेशो होता है जो CO2 रिलीज होती है और O2 कंज्यूम्ड होती है किसी भी ऑक्सीडेशन में, जितने भी सबस्ट्रेट हैं आपके, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इनके ऑक्सीडेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन कंज्यूम है और CO2 रिलीज है उसके बीच का जो रेशो होता है
उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप RQ कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्विसेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग का अलग अलग रेस्पिरेटरी क्विसेंट है। कार्बोहाइड्रेट का अलग है, प्रोटीन्स का अलग है, लिपिड का अलग है, ऑर्गेनिक एसिड्स का अलग अलग टाइप का होता है। तो एक बार देखते हैं, लिखा है कि इट इज रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज। तो जो O2 निकलती है वो CO2 के बीच का रेशियो है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड है यहाँ पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का RQ1 है, प्रोटीन का RQ लगभग 0.9, लिपिड का 0.7, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। देखो यार, ये आपको एक बात बता दूं मैं, ये लर्न कर लेना, डायरेक्ट सवाल है, पेपर में आता है। एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स में फिर अलग अलग भी होता है, किसी का 4 होता है, किसी का मैलिक एसिड का 1.4 होता है। तो आपको ना ये नहीं आएगा, आपको ये आएगा मोर देन 1, तो ये कर देना आप मोर देन 1। ठीक है, एक ये सवाल आता है कि जो कैम प्लांट होते हैं उनके लिए RQ जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये वाली बात। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वहां इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, ये वाला। तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में आता ही आता है, RQ किसका कितना होता है। डायरेक्ट लर्न कर लेना, कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 0.9, लिपिड 0.7 और आपका ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। वो अलग अलग है, ऑक्जेलिक एसिड का 4 इस तरह से होता है, वो अलग अलग भी होता है, वो नहीं याद करना। नेक्स्ट है गेनोम रेस्पिरोमीटर क्या होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका RQ वैल्यू नापने के काम आता है, ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट से कौन कौन से फैक्टर रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में आप देखो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज ऑन स्टार्टिंग ऑफ विल्टिंग एंड सेनेसेंस और इंजर्ड मैकेनिकली इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यार ये वाले पॉइंट है, जब आपकी विल्टिंग होती है तो भी बढ़ जाता है, सेनेसेंस में बढ़ जाता है, और आपका फल पकता है, फ्रूटिंग में आपको पता है वो तब भी पक जाता है, मतलब भी बढ़ जाता है, इंजर्ड हो तो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा हो तो भी तो आपका रेट बढ़ जाता है रेस्पिरेशन का। Q10 ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि अगर आप जो है इसका मतलब है Q10 ऑफ रेस्पिरेशन मतलब 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो दुगना हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा जो है केवल 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, अदरवाइज फिर आगे नहीं होता। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट है वो दुगना हो जाएगा। तो दैट मीन्स Q10 इक्वल टू 2। ऑन इंक्रीजिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन रेट बढ़ेगा, ऑन हाइड्रेशन ऑफ ड्राई सीड तो ये वाली चीजें हैं, ये वाले पॉइंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, मे भी बन जाए, तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कब होता है। तो देखो, ऑन इंक्रीजिंग इन CO2 बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटेगा, अगर CO2 बढ़ेगी तो। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ मॉइस्ट सीड तो घटेगा आपका, और टेम्परेचर कम होगा तो घटेगा। तो दैट मीन्स जो सीड वगैरह है वो आपका डोरमेंसी की अवस्था में चला गया है, अब उसका रेस्पिरेशन रेट स्लो है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल में जाओगे तो आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ज्यादा है तो ज्यादा रेट है, कम है तो कम रेट है, ये भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड प्रोडक्ट के। ज्यादा एंड प्रोडक्ट होगा तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, अगर कम एंड प्रोडक्ट होगा तो कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यार ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये एक ATP का एक सवाल यहाँ से मैंने लास्ट में लिख दिया है ऐसे ही, तो आप इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर यार ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, जो कि आपका है प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर है, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले का देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां जा सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और एनी जो है बायोलॉजिकल एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो CSIR नेट का तो ये नहीं है, लेकिन वहाँ तो अलग लेवल रहता है। बाकी जो एग्जाम होते हैं आपके जॉब के, इधर उधर के, नीट के या फिर जो भी हैं UG वाले, उनमें एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला टॉपिक, और एक और चीज मैं शुरू करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पर हम फिर जो है रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।